हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज है डे 1 हमारे 2026 टारगेट का। और मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हम इकोनॉमी और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ बेसिक टर्म्स कवर करूँगी इकोनॉमी की। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट कम इनटू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था और पूंजी सृजन पर जोर दिया। पूंजी सृजन मतलब वेल्थ क्रिएशन पर जोर दिया। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह सब्जेक्ट है जहाँ पे वस्तु और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि पूंजी का सृजन हो। वस्तु और सेवा क्या है? यहाँ पे दो वर्ड्स दिखे होंगे आपको, वस्तु और सेवा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो वस्तु जो दृश्य होती है मतलब दिखती है, और उसका बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस ज़रूर होता है। ठीक उसी प्रकार सेवा जो अदृश्य होती है मतलब दिखती नहीं है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस ज़रूर होता है। फ़र्क इतना है, मार्केट प्राइस दोनों का होता है, लेकिन एक वस्तु जो है वो दृश्य होती है और सेवा जो है वो अदृश्य होती है। अब हम बात करेंगे केयरिंग इकोनॉमी के बारे में, जिसे हम हिंदी में देखभाल अर्थव्यवस्था कहते हैं। गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IAS मेंस 2023 में इसके लिए क्वेश्चन भी आया था। तो अर्थशास्त्र में कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जिनका कोई भी मार्केट प्राइस नहीं होता, जैसे कि पारिवारिक महिला द्वारा घर का कामकाज हो गया, पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों का भरण पोषण हो गया। तो इन चीज़ों को केयरिंग इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है और इनका कोई। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्री मार्शल की, जिन्होंने अर्थशास्त्र को पब्लिक वेलफेयर या लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। पब्लिक वेलफेयर या लोक कल्याण के रूप में। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्री रॉबिन्स की, जिन्होंने अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह सब्जेक्ट है जहाँ पर सीमित साधनों के द्वारा मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेता है और उन्हीं वैकल्पिक साधनों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्री पॉल सैमुएल्सन की, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के आधार पर परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, परिवार और समाज को वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण इस प्रकार करना चाहिए कि वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति हो और संसाधन को भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखा जाए। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी या अर्थशास्त्र के भाग के बारे में। तो अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी माना जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप पर आधारित होता है, जैसे एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा उत्पादन, उपभोग या फर्म, कंपनी या फर्म समूह द्वारा उत्पादन इत्यादि। ठीक वहीं समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, जैसे इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, GDP, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। और इस प्रकार अर्थशास्त्र वह सब्जेक्ट है जहां मानव की सारी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब हम ये पूछेंगे कि भैया आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध धन से होता है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और अर्थव्यवस्था जब किसी देश की भौगोलिक सीमा में मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं घटित हों, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था,
यूक्रेन की अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि जो अर्थव्यवस्था है वो व्यवहारिक रूप होता है। सो गाइस, इस तरीके से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्री हैं और जो भी अर्थशास्त्र या इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है ड्यूरिंग सिलेबस, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी हैं इस फर्स्ट वीडियो में, और काफ़ी स्मार्टली इन शॉर्ट नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इसमें कुछ भी करेक्शन करना है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो भी बेसिक टर्म से रिलेटेड होने वाला है। जैसा मैंने कहा है कि 3 to 4 डेज़ में हम सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम मेन सिलेबस में आएंगे। तो गाइज़, जैसे आपने देखा कि मेरे जो भी मैंने ये हैंड रिटन नोट्स लगा रखे हैं, इसी तरीके से आपको इन शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं और इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो ही डिलीवर करूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है उन्हें शेयर कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे आपको क्या टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी उसे भी समझाने की। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।